काजल जो ठंडा बिल्कुल नाक के बराबर ही खाती थी, लेकिन वहीं उसके ससुराल वाले जो गर्मी में हर ठंडी चीजें खाते थे। एक दिन काजल का पति मोहित शाम को घर आते हुए ठंडी ठंडी कुल्फी लेकर आता है। मोहित अपनी माँ गीता को कुल्फी देता है और दोनों आराम से बैठकर कुल्फी खाते हैं। आए हाय, इस तपती गर्मी में ठंडी ठंडी कुल्फी खाने का मजा ही कुछ और है। अच्छा हुआ बेटा तू कुल्फी ले आया, मेरा बहुत मन कर रहा था कुल्फी खाने का। मैं घर को आया था लेकिन इतनी गर्मी लग रही थी और मुझे भूख भी लग रही थी, लेकिन कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। बस ऐसा मन कर रहा था कुछ ठंडा और चिल्ड मिल जाए जिसे खाकर मजा आ जाए। तभी सामने कुल्फी दिख गई। ये तो बहुत सही हुआ। अरे बहू कहाँ है तू? बहू को भी बुला, वो भी बेचारी गर्मी में ही काम करती रहती है। ठंडी ठंडी कुल्फी खाएगी तो उसे भी अच्छा लगेगा ना। जा बहू को बुला ला। अपनी माँ के कहने पर मोहित काजल को बुलाता है। काजल, ये देखो मैं तुम सबके लिए कुल्फी लेके आया हूँ, ये लो। अरे आपको लाना ही था तो जलेबी समोसे या मोमोस ले आते ना, ये कुल्फी उठा लाए। मैं नहीं खाती, जाओ मेरे लिए कुछ और लेकर आओ, मैं नहीं खाऊंगी ये। तुम्हें पता भी है काजल, बाहर कितनी गर्मी है। शाम हो गई है लेकिन अब भी कुछ राहत नहीं है बाहर। यहाँ तुम एसी में बैठी हो, तुम्हें क्या पता चलेगा बाहर कैसा हाल है। हाँ तो मैंने कहा था क्या कुल्फी लाने को? और एक तो मुझे कमरे से यहाँ भी बुला लिया ये कुल्फी के लिए। अब लाए हो ना तो खुद ही खाओ, मेरे लिए कुछ और लेकर आओ, मैं वही खाऊंगी। अरे काजल, खाकर तो देखो, तुम्हें भी बहुत अच्छी लगेगी। फिर ये ठंडी ठंडी कुल्फी जब पूरे शरीर को झन्नाहट कर देती है ना, तो मजा ही आता है। एक बार खा कर देखो। अरे बहू देख, कितने प्यार से तो लाया है मोहित कुल्फी। तुम भी क्या फालतू की चीज खाना चाहती है? हमेशा तो वही सब खाती है ना। गर्मी में ठंडी कुल्फी खा, तब मजा आएगा ना। नहीं माँ जी, मुझे अच्छी नहीं लगती है, मैं नहीं खा सकती हूँ कुल्फी, जिद मत करो। जिद तो तुम कर रही हो। अरे माँ भी बोल रही है, खाकर देख लो ना एक बार। माँ की बात को क्यों टाल रही हो? अगर अच्छी ना लगे तो मत खाना, हमारे कहने पे एक बार ट्राई तो कर सकते हो ना। ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हो तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे अच्छी नहीं लगेगी तो फिर आप लोग कभी भी जिद नहीं करोगे मुझसे। ठीक है बहू, हम जिद नहीं करेंगे, तू खाकर देख। अब अपनी सास और पति के बार बार कहने पर काजल कुल्फी खाती है। काजल को कुल्फी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वह वहीं रख देती है। आए है, आप बार बार इसे खाने को बोल रहे हो। इसे खाकर तो मेरे मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। अब आगे से मत बोल देना कि मैं कुल्फी खाऊं। सही में बहू, तुझे कुल्फी अच्छी नहीं लगी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी माँ जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। जा रही हूँ कुछ खाने, अब पूरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया इसे खाकर। काजल उसके बाद कभी भी कुल्फी नहीं खाती है। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे और अब गर्मी बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोहित काजल को रात के समय बाहर घुमाने लेकर जाता है। कितने दिनों बाद हम ऐसे रात को घूमने निकले हैं ना। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता सही से। अरे आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपको भी तो कितने काम रहते हैं, आप जानकर थोड़ी ना बिजी रहते हो पूरे दिन। और वैसे भी आप इतना काम करते हो, वो सब हमारे लिए ही तो करते हो ना। चलो आज मैं तुम्हें अपनी फेवरेट आइसक्रीम खिलाता हूँ। नहीं मोहित, आइसक्रीम नहीं, आपको पता है ना आइसक्रीम अच्छी नहीं है। और उस दिन जबरदस्ती आपने मुझे आइसक्रीम खिलाई थी, मैंने आपके कहने पे खा ली थी, लेकिन अब नहीं। अरे उस दिन हमने आइसक्रीम थोड़ी खाई थी, वो तो कुल्फी थी। और आइसक्रीम और कुल्फी में बहुत अंतर होता है। आइसक्रीम तुम्हें पक्का पसंद आएगी, इसकी तो गारंटी मैं लेता हूँ। मोहित 2 आइसक्रीम लेता है और एक काजल को देता है। काजल आइसक्रीम खाती है और उसे काफी अच्छी लगती है। बिना कुछ बोले काजल वो पूरी आइसक्रीम खत्म कर देती है और मोहित से कहती है, मोहित एक और आइसक्रीम लेते हैं ना, आपको बहुत पसंद है ना, इसीलिए आपके लिए आज मैं 2 खा लूंगी। झूठी, वैसे तो मैं पसंद नहीं थी, अब जब पसंद आ गई तो बोल रही मैं खाऊंगी, वो भी आपके लिए। सच सच बोलो, तुम्हें आइसक्रीम अच्छी लगती है ना? हाँ कुछ बुरी नहीं है, मेरा मतलब है अच्छी लगी मुझे। ये हुई ना बात, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें आइसक्रीम पसंद आएगी। अब बस बोलते ही रहोगे या मेरे लिए आइसक्रीम भी लाओगे? अच्छा सुनो ना, कुछ और आइसक्रीम ले लेना, वो क्या है ना घर लेकर चलेंगे, मेरा जब भी मन होगा मैं तब खा लिया करूंगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें अगर आइसक्रीम इतनी ही पसंद आ गई तो हम थोड़ी और ले लेते हैं। तुम्हारा जितना मन हो उतना खाना। अब तो खुश ना बाबा? हाँ अब तो बहुत ज्यादा खुश। काजल को आइसक्रीम काफी पसंद आने लगती है और अब काजल ज्यादातर आइसक्रीम ही खाया करती थी। कहीं बाहर जाती तो आइसक्रीम ही खाती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मोहित
रसोई में जाता है, लेकिन उसे कहीं भी आइसक्रीम नहीं मिलती। तो वो काजल को बुलाता है। काजल, मैं कल ही तो आइसक्रीम लाया था, इतनी सारी कहाँ गई? खा गई क्या सारी की सारी? वो तो मैं खा गई। काजल, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं इतनी सारी आइसक्रीम लाया था, कम से कम 4 लोग पूरे हफ्ते खाते, तब भी नहीं खत्म होती। तुमने एक दिन में कैसे खा ली? हाँ, वो आपको तो पता है ना कि मुझे आइसक्रीम कितनी अच्छी लगती है। मैंने ये नहीं सोचा था कि सारी खा लूंगी। एक खाई तो उसके बाद एक और खाने का मन किया, दूसरी खाई तो तीसरी खाने का मन किया, और धीरे धीरे कब सब खत्म हो गई कुछ पता ही नहीं चला। मेरी ही गलती थी, मैं उस दिन तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले गया। मुझे क्या पता था तुम्हें एक बार आइसक्रीम खाओगी तो तुम्हारा ये हाल हो जाएगा कि तुम बस आइसक्रीम 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 खाओगी। अगर ये मुझे पता होता एक बार भी तो मैं कभी नहीं खिलाता। क्या है मोहित आपको? अरे आइसक्रीम ही तो खाई है ना मैंने। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने पता नहीं क्या खा लिया हो। गर्मी देख रहे हो कितनी हो रही है, आइसक्रीम ही तो बस खाई जाती है इस गर्मी में। हाँ, और पहले तो जलेबी समोसे खाए जाते थे ना। मैं भी पता नहीं क्यों तुमसे बहस कर रहा हूँ, जबकि गलती तो सारी मेरी ही है। घर में हर कोई अब काजल की आइसक्रीम खाने की आदत से परेशान हो चुका था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद काजल की माँ साधना घर आती है और सब लोग बैठकर खूब बातें कर रहे होते हैं। तब काजल सबके लिए आइसक्रीम लेकर आती है और अपने लिए भी आइसक्रीम लाती है। अपनी बेटी को आइसक्रीम खाते देखकर साधना हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे ये क्या काजल, पहले तो तू कभी आइसक्रीम खाती नहीं थी, तेरी वजह से हम लोग भी कम ही खाते थे। ससुराल जाते ही तू पूरी ही बदल गई। तुझे आइसक्रीम कब से पसंद आने लगी? अरे मम्मी जी पूछिए मत, मैं एक बार काजल को आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर लेकर गया। एक बार खिला के दी, उसे बहुत पसंद आ गई। तब से लेके अब तक मैं परेशान ही हूँ। बहन जी, हम तो समझा समझा कर थक गए हैं, लेकिन ये है कि किसी की सुनती ही नहीं है। इतनी आइसक्रीम खाती है, हमें तो डर है कि कहीं इसके दांत ना खराब हो जाए। माँ जी चिंता मत करिए, मेरे दांत बिल्कुल ठीक है। देखा मम्मी जी आपने, इसका गला खराब हो गया फिर भी खाई जा रही है और अभी अब दांत भी खराब करना चाहती है। काजल के दांत में दर्द होता है। सब लोग काजल को दांतों के डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। दांतों को देखने के बाद डॉक्टर ये बताते हैं कि काजल के दांतों में कीड़े लग गए हैं। सब लोग वापस घर आते हैं। काजल, अब भी तुम्हें पागलों की तरह क्यों आइसक्रीम खानी है? अब छोड़ दो। बहू देख ले, ये तेरी उम्र नहीं है कि तू बिना दांत के घूमे। अरे बिना दांत के तू अपनी आगे की जिंदगी कैसे निकालेगी? देख, तू हमारी मान तो छोड़ दे, अब आइसक्रीम मत खा। हाँ माँ जी आप सही कह रही हो, मेरी ही गलती है। अपने दांतों में कीड़े लगने की वजह से काजल आइसक्रीम खाना छोड़ देती है। मैं बहुत खुश हूँ, देर से ही सही पर कम से कम आप तीनों को ये बात समझ तो आई कि यदि आपको कोई ना नहीं कहता है, चुप रहकर आपका काम कर देता है, तो ये उसका बड़प्पन है, आपका उस पर हक नहीं है। सुप्रिया की शादी शिव से हुई थी। शिव की मां का देहांत कई साल पहले ही हो चुका था, जिसके चलते शिव ने ही अपनी तीनों बहनों कोमल, अनीता और रेखा की परवरिश की थी। शादी के बाद सुप्रिया ने एक मां की तरह ही तीनों को दिल से अपनाया। ऐसे ही दिन बीते और सभी लोग साथ में रहने लगे। एक दिन सभी साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी सुप्रिया सबको नाश्ता परोसती है। शिव, ये लीजिए आपका बादाम मिल्क। कोमल, ये आपका ग्रीन सैंडविच। अनीता, आपका ऑरेंज जूस और बटर टोस्ट। रेखा, आपकी ग्रीन टी और सैलेड। वाह भाभी, आप सबकी पसंद का कितना ख्याल रखती हो, इतना सब कैसे कर लेती हो आप? हाँ भाभी, और ये टेस्टी नाश्ता दिल खुश हो जाता है खाकर। भाभी आप तो रिची रिच कार्टून की आयरोना हो गई हो, हर काम फटाफट कर देती हो। अरे बस बस, नजर लग जाएगी मेरी सुप्रिया को। नाश्ता कर लो तीनों जल्दी सब। सभी लोग अपना नाश्ता खत्म करते हैं, जिसके बाद शिव ऑफिस के लिए निकल जाता है और बाकी सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वक्त बीतता है। अब अनीता, कोमल और रेखा तीनों काम ना करने की आदत से लगा लेते हैं और वो अपने सारे काम सुप्रिया से ही करवाते। ऐसे ही एक दिन अनीता सुप्रिया को आवाज देती है और बोलती है, भाभी भाभी जरा यहाँ आना। हाँ जी अनीता, कहिए। भाभी मेरे कपड़े प्रेस कर दो ना प्लीज, मुझे बहुत देर हो रही है। जी जी ठीक है। और हाँ, मेरे लिए नाश्ता भी तैयार कर देना। जी रेडी है। सुप्रिया अब अनीता के कपड़े प्रेस कर रही थी कि कोमल उसे आवाज देने लगती है, भाभी भाभी,
कोमल की आवाज सुनकर सुप्रिया जल्दी से अनीता के कपड़े प्रेस करके कोमल के पास उसके कमरे में जाती है और कोमल कहती है, भाभी जल्दी से मेरे बाल प्रेस कर दो, और हाँ मेरी वो ग्रीन वाली सैंडल निकाल दो, मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। जी कोमल ठीक है। हाँ भाभी भैया से कुछ पैसे भी दिलवा दो थोड़े, वो मेरी जेब भरी रहेगी ना। आप तो जानती हो ना मुझे, वैसे तो ज्यादा खर्चा करने की आदत नहीं है, पर जब करती हूँ तो रुकती ही नहीं हूँ। जी जी मैं अच्छे से जानती हूँ, आप रेडी तो हो जाओ, मैं कर दूंगी सब। इतना कहकर सुप्रिया जल्दी से कोमल के बाल प्रेस करती है और फिर उसकी सैंडल को क्लीन तक करती है। तभी रेखा यानी कि उसकी तीसरी ननद उसे जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, भाभी भाभी कहाँ हो आप, जल्दी आओ। अब सुप्रिया बिना आओ ताव देखे अपनी ननद की आवाज सुनकर उसके पास हॉल में आती है, जहाँ वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। भाभी आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? आपको पता है ना कि मुझे कॉलेज जाना है, फिर भी आपने नाश्ता नहीं बनाया, मेरा लंच भी पैक नहीं किया। आपको मालूम है ना कि मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी नहीं बनाया आपने। आपसे काम नहीं हो रहा था तो बता देती ना। माफ करना रेखा, आप थोड़ी देर रुकिए, बस मैं जल्दी से आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। रहने दीजिए, अब मुझे कुछ भी नहीं खाना है और ना ही ले जाना है। आप ही खा लेना मेरे हिस्से का भी नाश्ता। माँ होती तो मुझे कभी ऐसे नहीं जाने देती, अब तो भाभी का राज है, क्या ही कर सकते हैं। इतना कहकर रेखा गुस्से में अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुप्रिया कहती है, हे भगवान ये सब क्या हो रहा है? इन तीनों को अपना अपना आना जाना, खाना पीना और पहनना पता है बस, पर ये सब कैसे करना है ये नहीं पता। एक दिन भी मैं इस घर में ना हूँ तो पता नहीं सब अपना काम कैसे करेंगे। ऐसे ही सोचने के बाद सुप्रिया अपने काम में लग जाती है। वक्त गुजरता है और तीनों बहनें मिलकर सुप्रिया से सारा काम करवाती है, साथ ही बदले में उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। पर सुप्रिया कभी किसी बात को दिल से नहीं लगाती और सारे काम पूरे मन से करती। ऐसे ही एक दिन सभी बैठकर खाना खा रहे थे। जैसे ही अनीता पहला निवाला तोड़ कर खाती है तो उसे गुस्सा आता है। भाभी ये सब क्या बनाया है आपने? ये सब्जी, इसमें दुनिया भर का नमक है, और ये खीर, इसमें इतना मीठा है कि पूछो मत। ध्यान कहाँ रहता है आपका? हाँ अनीता दीदी सही कह रही हैं, आजकल आप कोई काम ढंग से नहीं करती हो, ना खाना बनाना, ना कपड़े प्रेस करना और ना ही कुछ। हाँ दीदी, इनकी वजह से ही मुझे रोज कॉलेज के लिए देर हो जाती है। नाश्ता टाइम पे देती नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सारा दिन करती क्या है, जो इनसे एक टाइम का नाश्ता भी नहीं बनता टाइम से। अरे दिन पर दिन ये कामचोर होती जा रही हैं। आप तीनों मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ख्याल रखूंगी कि आपको मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। अच्छा क्यों? अगर हम परेशान हुए तो हम आपको भी परेशान कर देंगे, याद रखना। तुम दोनों मेरे साथ चलो, हम बाहर ही कुछ खा पी लेते हैं। इस घटिया खाना खाने से तो अच्छा ही है। तीनों बहनें भरी हुई खाने की थालियां छोड़कर टेबल से उठकर चली जाती हैं। ये देखकर सुप्रिया की आंखें नम हो जाती है। तभी शिव सुप्रिया से कहता है, सुप्रिया मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुमसे ये गलती क्यों और कैसे हुई है और इसकी वजह क्या है। और हाँ, अपनी तीनों बहनों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार में किसी को भी कोई भी तकलीफ हो। बस इनको भी थोड़ा सा समझाना होगा कि मैं भी एक इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं जो एक साथ 10 लोगों का काम कर दूं, वो भी टाइम पर। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मुझे पता है कि मेरी बहनों को लाइन पर कैसे लाना है। अब बस तुम वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। इतना कहकर शिव सुप्रिया के गले से लग जाता है और अगले दिन घर पर एक नीलू नाम की नौकरानी को ले आता है, जिससे वो सभी को मिलवाता है और बताता है, तो मेरी प्यारी बहनों और मेरी पत्नी जी, ये हमारी नई नौकरानी नीलू आज से घर का सारा काम यही करेगी। भाभी हैं तो फिर हमें इनकी क्या जरूरत है? अरे कैसे बातें करती हो बहन, अब हम पति पत्नी को भी तो वक्त चाहिए होता है ना। कब तक सुप्रिया घर के कामों में उलझी रहेगी? हाँ बिल्कुल नहीं, हमें नौकरानी नहीं चाहिए। अब नौकरानी तो रखनी ही होगी, क्योंकि मुझे मेरी सुप्रिया के साथ जाना है मनाली तक। घर का काम नीलू ही करेगी और हमने सामान भी पैक कर लिया है, हम निकल रहे हैं। तुम सब अपना ख्याल रखना। शिव अपनी बात कहकर सुप्रिया के साथ सामान लेकर निकल जाता है, तो वहीं तीनों बहनों का बुरा समूह बन जाता है। सुप्रिया के जाने के बाद नीलू घर का काम करना शुरू कर देती है, पर वो तीनों उससे फिरकी की तरह घुमाते रहते। नीलू अनीता का काम करती तो उसे कोमल बुला लेती। कोमल का काम खत्म होता तो रेखा उसे आवाज लगाती।
ऐसे ही नीलू उन तीनों से परेशान होकर काम ही छोड़कर चली जाती है। साथ ही जाते हुए तीनों को खूब खरी खोटी सुनाती है, जिसके चलते अब वो तीनों ही अपना काम खुद करती हैं और घर को भी अकेले संभालती हैं। इसी बीच तीनों को सुप्रिया की अहमियत भी समझ में आती है। भाभी हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। हम ये भूल गए थे कि आप भी हमारी तरह इंसान हैं, कोई मशीन नहीं जो सारा काम टाइम पर और एक साथ कर देंगी। हाँ भाभी, इतने दिन जब आप नहीं थे ना तो हम तीनों ने घर संभाला और काम किया। तब हमें पता चला कि हम तीनों कितनी ज्यादा डिमांडिंग है। फिर भी आप कभी कुछ भी नहीं कहती हो और सारा काम चुपचाप कर देती हो। हाँ भाभी सॉरी, हम तीनों को मिलकर आपकी मदद करवानी चाहिए थी, पर हम हैं कि हम आप पर ही बरस पड़े। आपको पता है वो नीलू नौकरानी भी हमें सुना कर चली गई। उसकी बातों का हमें बहुत बुरा लगा। शायद वो नहीं जाती तो हमें कभी अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं होता। मैं खुश हूँ कि देर से ही सही पर कम से कम आप तीनों को ये बात तो समझ आ गई। यदि कोई आपको ना नहीं कहता है, चुप रहकर आपका काम कर देता है, तो ये उसका बड़प्पन है। आपका उस पर हक नहीं है। मैं आप तीनों से गुस्सा नहीं हूँ जरा भी। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरा परिवार हमेशा एक साथ खुश रहे। तो अब जब सबको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और उनको माफी भी मिल गई है, तो सबको खुशखबरी भी दे दी जाए। कैसे खुशखबरी? वो ये कि आप तीनों बुआ बनने वाली हैं। ये सुनकर तीनों बहनें खुशी से नाचने लगती हैं। सुप्रिया और शिव ये देखकर बहुत खुश होते हैं। साथ ही आने वाले 9 महीने तक अनीता, कोमल और रेखा तीनों मिलकर सुप्रिया का खूब ख्याल रखती हैं। 9 महीने के बाद सुप्रिया एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। सब मिलकर नन्हे मेहमान का स्वागत करती हैं। माँ, आप इसकी बात कर रही थी मुझसे? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरी सहेली की एक बेटी है जो कि बहुत ही खूबसूरत और समझदार है, लेकिन तू है कि उसकी तस्वीर भी देखने को तैयार नहीं है। अरे माँ, नाम भी तो बता सकती थी आप। सहेली की बेटी, सहेली की बेटी, अरे ये बोलती थी आप। अरे एक बार नाम बता देती तो क्या बिगड़ जाता आपका? हाँ माँ, आपने मुझे नाम ही नहीं बताया लड़के का। मतलब नाम बता देती तो क्या हो जाता? फिर ये सब प्रॉब्लम होती ही नहीं ना। कैसी प्रॉब्लम? कुलदीप तुम बताओ। मैं क्या बताऊँ, तुम बताओ। कुलदीप, निशा, क्या हो रहा है? ये सब कुछ सही तो है? बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निशा और कुलदीप राधा और राखी को सारी बातें बताना शुरू करते हैं। राधा किचन में कुलदीप के लिए खाना बना रही होती है। कुलदीप अपने कमरे में सो रहा होता है। राधा उसे वहीं से उठने के लिए आवाज देने लगती है। बेटा उठ जा, देख कितना टाइम हो गया है, तुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। कुलदीप राधा की आवाज तो सुन लेता है, लेकिन सुनकर भी नहीं उठता। कुछ देर बाद कुलदीप का फोन बजता है। वो फोन की आवाज सुनकर अपना फोन देखता है तो उस पर निशा की पिक लगी होती है। वो उसे देखकर फोन उठा लेता है और उससे बोलता है, गुड मॉर्निंग बेबी। वेरी गुड मॉर्निंग जान, तुम अभी तक उठे नहीं हो? हाँ, उठ गया हूँ बेबी, उठ गया हूँ, बहुत पहले उठ गया हूँ। अच्छा जी, मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, तुम कॉल पिक करो। नहीं, मैं अभी उठा नहीं हूँ। मुझे पता था। चलो अब जल्दी से उठ जाओ। ठीक है बेबी, मैं अब उठकर जल्दी से कॉलेज आता हूँ, फिर बात करेंगे, ठीक है? ओके जान, ध्यान से आना। कुलदीप कॉल कट करके अपने फोन को साइड में रख देता है। उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। उधर राधा उसके लिए खाना बना चुकी होती है। कुलदीप रेडी होकर नीचे आ जाता है। वो अपनी माँ के पास आता है तो उसकी माँ उसे देखकर बोलती है, अरे ओ बेटा, बड़ा ही हैंडसम लग रहा है तू तो, किसी की नजर न लग जाए। क्या माँ, सुबह सुबह ये सब क्या कर रही हो आप? अरे अभी नहा धोकर आया था और आप गंदा कर रही हो। अरे बेटा, ये हर बुरी नजर से तेरी रक्षा करेगा। अच्छा ठीक है, मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ओहो, मेरे बच्चे को भूख लगी है, तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। कुलदीप डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और अपना फोन चलाने लगता है। थोड़ी देर के अंदर राधा उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। उसके पास बैठकर उससे अपने हाथों से खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद राधा कुलदीप से बोलती है, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। किस बारे में बात करनी है माँ? तेरी जिंदगी में एक अहम फैसला लेना है मुझे, बस उसी के बारे में बात करनी है। माँ, आप मेरी शादी की बात करना चाहती हो? हाँ बेटा, तेरी शादी की ही बात करनी है।
देख तेरी उम्र निकलती जा रही है। मेरे सहेलियों के बच्चों की भी शादी हो गई है, अब तो उनके भी बच्चे हो जाएंगे। होने दो माँ, मुझे शादी अभी नहीं करनी है, मुझे लेट हो रहा है, कॉलेज जाना है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर कुलदीप वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाता है और वहाँ से अपना बैग ले लेता है। फिर अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही राधा खुद से बोलती है, मैं कैसे मनाऊं इसे शादी के लिए, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता। खैर मैं भी इसकी माँ हूँ, आज नहीं तो कल मैं इसे मना ही लूंगी। अब घर के काम कर लेती हूँ। इसके बाद राधा अपने घर के कामों में लग जाती है और दूसरी तरफ कुलदीप अब अपने कॉलेज पहुंच जाता है। वो अपनी क्लास में जैसे ही पहुंचता है तो उसकी साइड वाली सीट पर निशा अपना हेड डाउन करके बैठी होती है। वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है, क्या हुआ जान, तुम ठीक तो हो? तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ मैं तो आ गया, पर तुम्हें क्या हुआ है? यार तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों थकावट सी हो रही है। तुम्हें तो बुखार भी नहीं है, फिर क्या हुआ? यार समझो ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा मुझे समझ में आ गया क्या हुआ है तुम्हें। तुम कॉलेज क्यों आई? हाँ रेस्ट नहीं कर सकती थी? फिर तुमसे मिलती कैसे, और तुमसे मिले बिना मुझे चैन नहीं आता। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें इस वक्त नहीं आना चाहिए था कॉलेज। मुझे तुम्हें ऐसे देखा ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सॉरी यार, लेकिन मैं क्या करती। अब सॉरी क्यों कह रही हो? हाँ इधर आओ। ऐसा कहकर कुलदीप निशा को अपने गले से लगा लेता है। वो जैसे ही उसके गले लगती है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। कुलदीप उसके आंसू को पोंछता है और उससे बोलता है, चलो मेरे साथ। कहाँ? मुझे कहीं नहीं जाना, हम यहीं बैठते हैं ना। ये मत पूछो कि कहाँ जा रहे हैं, बस चलो। लेकिन हमारी क्लास है ना अभी, बैठे रहो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, बाद में नोट्स कॉपी ले लेंगे हम, ठीक है? लेकिन अभी तुम मेरे साथ चलो। ठीक है चलती हूँ, तुम भी बहुत जिद्दी हो। निशा कुलदीप के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों कॉलेज से निकलकर एक होटल में जाते हैं। वहाँ जाकर निशा कुलदीप से बोलती है, अरे तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने तुम्हें कहा ना मैं पीरियड्स में हूँ। अरे मैं जानता हूँ, तभी तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। जानते हो फिर भी मुझे यहाँ लेकर आ गए तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम पहले अंदर चलो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ। कुलदीप निशा को आराम से अंदर ले जाता है। वहाँ एक अच्छा सा रूम लेकर वो निशा को अंदर ले जाता है। रूम में जाकर निशा उससे बोलती है, अब बताओ क्या करोगी? अरे तुम क्यों चिंता करती हो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं इसलिए लाया हूँ तुम्हें। अच्छा एक काम करो, तुम बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ, ठीक है? ऐसा कहकर कुलदीप वहाँ से बाहर जाने लगता है कि तभी निशा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और उसके गले लग जाती है। क्या हुआ जान, अब तुम रोमांटिक मत हो जाना। सॉरी, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। कोई बात नहीं, अब तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ, ओके? अच्छा ठीक है, तुम जल्दी आना। अरे तुम चिंता मत करो, मैं अभी आया, तुम बस आराम करो। कुलदीप निशा को बेड पर लेटा देता है और खुद कुछ खाने को लेने बाहर चला जाता है। बाहर जाकर कुलदीप खुद से बोलता है, ऐसे समय में निशा को क्या खिलाना सही रहेगा, नेट पे चेक करता हूँ। कुलदीप अपना फोन निकालता है और नेट पर चेक करने लगता है। बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। वो पास में ही एक मॉल में जाता है। शॉपिंग के बाद वो वापस निशा के पास आता है। निशा कुलदीप के हाथ में बहुत सारी पॉलीथीन देखकर उससे बोलती है, ये सब क्या है जान, और तुम क्यों लाए हो ये सब? तुम्हारे लिए मैं कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ और खाने को खाना लाया हूँ। लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी, तुम भी ना। ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी, जरूरत थी तभी तो लाया हूँ। देखो क्या क्या लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। कुलदीप निशा को उसके लिए लाए हुए गिफ्ट्स दिखाता है। निशा को वो सब बहुत अच्छा लगता है। फिर कुलदीप उससे अपने हाथों से डार्क चॉकलेट खिलाता है। निशा उसे खा लेती है और उससे बोलती है, थैंक यू, तुम मेरी लाइफ का सबसे अहम हिस्सा हो। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी फिक्र करने के लिए, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, और सबसे ज्यादा थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए। अब इमोशनल करना चाहती हो क्या पगली? अरे आओ जादू की छप्पी दे दो बस। नहीं यार, मैं तुम्हें कैसे रुला सकती हूँ जो इंसान मेरी आंखों में आंसू आने नहीं देता, और अगर आ भी जाए ना तो उन्हें पहुँचने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। मैं तुम्हें कैसे रुला सकती हूँ? अब ज्यादा इमोशनल बातें मत करो वरना मैं रो दूंगा। तुम कितने क्यूट हो यार, लव यू मेरी जान। वो तो मैं हूँ लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। अच्छा अब इस चॉकलेट को पूरा खत्म करो। ठीक है, पर खिलाओगे अब तुम ही। अच्छा नेकी और पूछ पूछ। कुलदीप उसे फिर से खिलाने लगता है।
और वो लोग साथ में वक्त स्पेंड करते हैं कि तभी निशा की माँ का फोन आ जाता है। निशा कुलदीप से बोलती है, जान, माँ का फोन है। उठा लो, मैं चुपचाप रहूंगा, ठीक है? ठीक है, ना जाने क्या कह रही हैं। निशा अपनी माँ का फोन पिक कर लेती है और उनसे बोलती है, हेलो माँ। कहाँ है बेटा, ठीक तो हो? माँ, मैं अपने दोस्त के घर आई हूँ। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी ना, इसलिए यहाँ आ गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? घर से तो ठीक ही गई थी, फिर अचानक क्या हुआ? माँ, मेरे पीरियड्स आ गए हैं और दर्द तो आप जानती ही हो ना। अच्छा, तो घर आ जाती तू। कोई बात नहीं माँ, मैं यहाँ रहकर पढ़ लूंगी। अच्छा, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ। अरे देख, मैंने जिस चीज के लिए तुझे फोन किया था वो तो बताना ही भूल गई। क्या बात है माँ, बताओ ना। वो मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, मेरी सहेली का बेटा है। अरे माँ, मुझे शादी नहीं करनी है, कितनी बार बताया है आपको। लेकिन कभी ना कभी तो करनी ही पड़ेगी ना, आखिर कब तक ऐसे ही रहेगी बिना शादी किए हुए? जबकि जब देखेंगे, लेकिन अभी मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। अच्छा ठीक है, एक बार फोटो तो देख ले उसकी। नहीं माँ, मैं अब फोन रख रही हूँ, बाय। निशा कॉल कट कर देती है। फिर कुलदीप से बोलती है, यार, मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती है। मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि मैं तो किसी और की हो चुकी हूँ। अरे मेरी माँ भी कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले। समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ। कभी कभी तो मन करता है कि माँ को तुम्हारे बारे में सब बता दूँ। मेरा भी जान यही मन करता है। कोई बात नहीं, शादी तो हमारी जरूर होगी। अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो पहले ही बता देते ना, इतना घुमाने की क्या जरूरत थी। अरे वही तो, हमें एक बार बताया तो होता। हम डर गए थे माँ, अगर आपको सच बताते तो आप एक नहीं होने देते। हाँ माँ, यही बात है, वरना मैं तो कब का बता चुका होता। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। अब हम दोनों मिलकर तुम्हारी शादी करवा देंगे। वैसे भी तुम्हें शादी करनी ही थी, तो जो चीजें खुद ही ठीक हो गई, उनके लिए क्या ही नाराजगी। सही कहा यार तूने। अब हम तो समधन बनने वाले हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। तुझे भी मेरी बहन। निशा, आओ तुम गले लग जाओ। अब नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। क्या जान, तुम भी ना, कम से कम यहाँ तो ऐसी बातें मत करो। आरती और पूजा देवरानी जेठानी थी। आरती शहर से थी और पूजा गांव से, जिसके चलते आरती हमेशा पूजा पर रौब झाड़ती रहती। एक दिन पूजा अपने कमरे से नीचे आती है, तभी उसकी जेठानी आरती उससे बोलती है, हो गई महारानी जी आपकी नींद पूरी। अगर सोने से तुम्हारा पेट भर गया हो तो हमारे पेट भरने का इंतजाम भी कर दो। जी जेठानी जी, अभी करती हूँ। वो हमारी आँख लग गई थी, रात में ठीक से सो नहीं पाए थे ना, इसलिए। नींद आएगी भी कैसे? गांव में चारपाई पर सोने वाली तुम, शहर आकर तुम्हें बेड और नर्म गद्दा जो मिल गया। जेठानी जी, आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं का? बेइज्जती तो उसकी होती है ना जिसकी इज्जत होती है। जब तुम्हारी इज्जत ही नहीं है तो बेइज्जती क्या करूंगी मैं? बोलिए जेठानी जी, आप चुप काहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रही थी, बस तुम्हें बता रही थी कि गांव में तुम चारपाई पर सोती थी और यहाँ बेड पर सोती हो। कई बार जगह चेंज होने पर भी नींद आती है ना, इसीलिए। फिर ठीक है, क्योंकि हम गांव से भले ही आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और यहाँ पर जो बेड है वो हमारे घर के नौकरों को सोने के लिए दिया जाता है। अच्छा, तुम बड़े घर से आई हो तो अपने साथ दहेज में कुछ लाई क्यों नहीं? खाली हाथ क्यों चली आई? जेठानी जी, आप हमेशा मुझे सास की तरह ताने क्यों मारती रहती हैं? मुझे ऐसा लगता है आप मेरी जेठानी नहीं बल्कि मेरी सास हैं। मैं ताने नहीं मार रही हूँ, बल्कि जो लोग तुम्हारी खाली हाथ आने के बाद बोल रहे थे ना, उनकी बातें तुम्हें बता रही हूँ। बाकी मुझे तुम्हारे दहेज से क्या लेना देना, लाओ चाहे मत लाओ। मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका तो काम ही है बोलने का और दूसरों के घर में आग लगाने का। इसके सिवा उन्हें काम ही क्या है? ठीक है, अब तुम वो सब छोड़ो, जल्दी से मेरे खाने के लिए कुछ लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और हाँ, पहले मस्त अदरक वाली चाय बना दो, फिर खाना बनाना। इतना तो सास भी रोब नहीं झाड़ती जितना ये जेठानी होकर झाड़ती है। जी जेठानी जी, अभी बनाती हूँ। आरती इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और पूजा रसोई में खाने की तैयारी करने लगती है। तभी पूजा का पति सूरज रसोई में आ जाता है। क्या बना रही हो बेबी? देखिए, मुझे ये बेबी मत बोला कीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई बच्ची नहीं। बेबी तो मैं तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ, और सभी लोग आजकल अपनी पत्नी को बेबी कहते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता आप मुझे बेबी बोलते हैं, कुछ और कहकर बुला लिया करिए। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो बाबू। आज खाने में क्या बना रही हो? देखिए, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है।
ये क्या बेबी बाबू लगा रखा है आपने? आपको हमें बुलाने का कोई और अच्छा नाम नहीं मिल रहा है क्या? क्या ही करेंगे आप? और हे भगवान, इस औरत को समझा पाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई। क्यों मैंने इस गंवार से शादी की? आपने मुझे गंवार बोला? मैं आपको गंवार लगती हूँ? आप चुपचाप चले जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरे हाथ का ये बेलन आपको लग जाए। सूरज और पूजा आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी आरती वहाँ आ जाती है और पूजा की बात सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पूजा को गुस्सा करते हुए बोलती है। देवरानी जी, ये क्या तरीका था अपने पति से बात करने का? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि तुम्हें अपने पति से बात करने की कोई तमीज नहीं है? जेठानी जी, वो यूं ही मुझे परेशान कर रहे थे। हस्बैंड और वाइफ में ये सब चलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पति की बेइज्जती करोगी। आगे से मैं तुम्हें अपने देवर जी के साथ ऐसे बात करते हुए देख ना लूं। और देवर जी, आप अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए? भाभी मैं तो जा ही रहा था, बस नाश्ता करने के लिए यहाँ आ गया था, लेकिन यहाँ नाश्ता तो मिला नहीं, कुछ और मिल गया। कोई बात नहीं, आप ऑफिस में जाकर कुछ खा लेना, वरना आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। नहीं जेठानी जी, देर नहीं होगी, नाश्ता बस तैयार ही हो गया। देवरानी जी, अभी तक आपसे एक कप चाय तो बनाई नहीं गई, तो नाश्ता क्या ही बनाया होगा आपने? भाभी सही कह रही है। अच्छा, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा, अभी निकलता हूँ। सूरज पूजा की बात काटकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, जो चीज पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन आरती और सूरज एक साथ घर लौटते हैं। तभी आरती उन्हें साथ में देखकर बोलती है, तुम दोनों साथ में कहाँ जा रहे हो? जेठानी जी, इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? मैं किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं, बल्कि अपने पति के साथ ही तो घर वापस आई हूँ। हाँ देवरानी जी, मुझे अच्छे से पता है कि तुम अपने पति के ही साथ जा रही हो और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बताना तो चाहिए ना कि तुम देवर जी के साथ हो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बाजार बोलकर गायब भी हो गई एकदम से तुम तो। जेठानी जी, मैं तो सब्जी लेकर वापस ही आ रही थी, तभी रास्ते में सूरज जी मिल गए, तो मैं इनके साथ ही वापस आ गई। हाँ भाभी, वो आज जल्दी छुट्टी हो गई थी तो जल्दी आ गया। अच्छा चलो ठीक है, जाओ अपने कमरे में। सूरज और पूजा अपने कमरे में चले जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी सूरज उससे पूछता है, अब तुम्हें क्या हो गया? अभी मार्केट में तो बहुत अच्छी भली बात कर रही थी। मैं अपनी सास जैसी जेठानी से परेशान हो गई हूँ। इतना तो किसी की सास रोब नहीं झाड़ती होगी जितना मेरी जेठानी झाड़ती है। अरे जाने दो, तुम क्या क्या सोचती रहती हो। तुम्हारे आने से पहले ना वही सब कुछ करती थी, उन्हें आदत हो गई ऐसे बर्ताव करने की। लेकिन मुझे ये चीज नहीं पसंद है। उनको ये समझाना होगा कि जैसे वो इस घर की बड़ी बहू है, वैसे ही मैं भी छोटी बहू हूँ, और मुझे हर बात पर ये रोक टोक अच्छी नहीं लगती है। देखो, मैं इस घर में ना कोई झगड़ा नहीं चाहता, तो प्लीज तुम कोई ड्रामा मत करना। जैसा हो रहा है ना, होने दो। तो सर से पानी ऊपर हो ही गया है। अम्मा जी को सब बताना ही पड़ेगा कि मेरी प्यारी जेठानी जी कैसे सासू माँ की कमी पूरी कर रही है। तुम्हें सुनाई दिया ना मैंने क्या बोला है? हाँ जी, मुझे समझ में आ गया कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगी। पूजा इतना कहकर अपना फोन लेकर कमरे से बाहर चली जाती है और अपनी सास आशा को फोन करके सब बताती है, जिसे सुनकर आशा अगले दिन की ट्रेन पकड़कर घर आ जाती है और अपनी बहू पूजा को आवाज देती है। अरे बहुरिया, कहाँ गई तू? देख हम आ गए। माँ जी, आप आ गई? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था आपके बिना। तभी तो तेरे बुलाते ही हम आ गए। हमें लगा कि हमारी बहुरिया अकेले होगी, ऊपर से तेरा फोन भी आ गया, तब हम कहाँ रुकने वाले थे। अब जब तक तू मुझे जाने को नहीं कहेगी तब तक हम नहीं जाएंगे। अच्छा किया माँ जी आपने, अब आप आराम से रहिए। पूजा और आशा आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी इस बात से अनजान आरती कि उसकी सास हॉल में बैठी है, वो पूजा को जोर जोर से आवाज देकर गर्म पानी लाने को कहती है, जिसे सुनकर आशा पूजा से बोलती है, ये क्या हो रहा है बहू? ये तेरी जेठानी अपने कमरे में ही गर्म पानी क्यों मांग रही है? ये नीचे आकर बोल भी नहीं सकती है क्या? माँ जी, यही चल रहा है जब से मैं इस घर में आई हूँ। जेठानी जी हमेशा एक सास की तरह मुझ पर रोब झाड़ती रहती है। कोई बात नहीं बहू, तू चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक कर दूंगी, सब लाइन पे आ जाएंगे अब। अपनी सास की बात सुनकर पूजा खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद पूजा की जगह आशा आरती के लिए गर्म पानी लेकर जाती है। अपनी सास को देखकर आरती के होश उड़ जाते हैं और वो डरते हुए बोलती है, माँ जी, आप यहाँ आप आने वाली है, ये मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों? बता कर आना जरूरी है क्या? शायद तू भूल रही है बहू कि ये मेरा घर है, मैं जब चाहे इस घर में आ सकती हूँ।
हाँ हाँ हाँ, वो माँ जी बिल्कुल, मैंने कब कहा कि ये आपका घर नहीं है या आप यहाँ नहीं आ सकती हो। कोई बात नहीं बहू, जब इंसान ज्यादा दिन तक नहीं रहता है तो लोग उसे भूलने लगते हैं और खुद को घर का मुखिया या मालिक समझने लगते हैं। ये गर्म पानी पी ले और जल्दी से नीचे आ, मेरे लिए खाना बना दे। माँ जी मैं खाना क्यों बनाऊं? देवरानी जी है ना, वो बना लेंगी खाना। क्यों? वो क्यों बनाएगी? मुझे तेरे हाथों का खाना खाने का मन कर रहा है। उसकी तरह तू भी इस घर की बहू है। आशा इतना कहकर कमरे में चली जाती है। आशा के आने के बाद पूजा को जितना सुकून मिलता है उतना ही उसकी सास जैसी जेठानी का सुकून छिन जाता है। माला अपने बहू किरण की आदतों से बहुत परेशान हो चुकी थी। किरण की शादी को 6 महीने से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन उसे अब तक ढंग की सब्जी बनानी नहीं आई थी और इसका कारण था किरण की पानी वाली सब्जी खाने का शौक, जिस वजह से सब्जी में सब्जी और मसाले से ज्यादा सब्जी में पानी नजर आता था। हे प्रभु, इस औरत को सब्जी कब बनाने आएगी? इसे सब्जी कहते हैं? पानी में आलू गोभी ऐसे तैर रहे हैं जैसे तालाब में मेंढक तैरते हैं। क्या हुआ माँ जी, ऐसे क्या देख रही हो? खाने को सब्जी पसंद नहीं आई क्या आपको? अरे खाकर तो देखिए, बस उंगलियां चाटती रह जाएंगी आप। अरे बहू, क्या बात कर रही है? देख, मैंने अभी ही सब्जी की कढ़ाई से प्लेट हटाई है तो मुझे सब्जी में पानी देखकर ऐसा लगा कि क्यों ना मैं इसमें ही डूबकर मर जाऊं। माँ जी वैसे भी आप क्या जाने पानी वाली सब्जी का टेस्ट, वो तो बनाने वाले और खाने वाले शौकीनों को ही पसंद होगा ना। एकदम सही कहा बहू तूने, पर ऐसे शौकीन तो उसी पानी वाली सब्जी में डूबकर मर जाएं। माँ जी जिस सब्जी की आप इतनी बुराई कर रही हो ना, कल आपको वही सब्जी जरूर पसंद आएगी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी अपने हाथों की ये सब्जी आपकी फेवरेट डिश बना कर ही रहूंगी। चल अभी मुझे अपने लिए कुछ अच्छा बनाने दे, दवा हो किचन से। ऐसा खाना खाने से पहले तो मेरी मौत क्यों नहीं हो जाए। माला अब अपने लिए दूसरी सब्जी बनाती है और जैसे ही खाने बैठती है उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे माला, ये क्या खा रही है तू? तेरी बहू ने क्या मस्त पानी की सब्जी बनाई थी। अच्छा, तो तेरे तक भी वो सब्जी पहुंच ही गई। क्या बात है विमला, तुझे भी आखिर मेरी बहू ने मेंढक तैरने वाली सब्जी की आदत लगा ही दी। हाँ माला, तुझे तो पानी वाली सब्जी खाने की आदत लग गई है, लेकिन तुझे इतने दिन बीत गए, तूने अपनी बहू की टेस्टी सब्जी को हाथ भी नहीं लगाया है। तू एक अनमोल चीज खो रही है। काम बता, क्यों आई है? मुझे मत बता कि मेरी बहू के हाथ की सब्जी कैसी है। ऐसी सब्जी अगर मुझे मरते वक्त भी डॉक्टर ने खाने को कहा तो मैं नहीं खाऊंगी। तू कहना क्या चाहती है कि मैं सिर्फ मतलब के लिए तेरे पास आती हूँ? नहीं माला, वैसे अभी मुझे थोड़ी सी पानी वाली सब्जी दे दे, चावल के साथ इसे खाने में बहुत मजा आएगा। अब आई ना मुद्दे पर। नहीं माला, ये वो कुछ भी, जा मेरी बहू किचन में ही है, ले ले अपनी पानी वाली सब्जी। ना जाने कैसे खाती है ये सब पानी वाली सब्जी। अब देर रात माला के घर उसका भाई आता है तो माला अपनी बहू किरण से कहती है, देख बहू, हमारे घर में कुछ भी खा लेते हैं हम, लेकिन मेरा भाई खाने का बहुत बड़ा शौकीन है, तो उसके लिए तू पानी वाली सब्जी मत बना दियो, उसके लिए सूखी सब्जी बना दे। ठीक है माँ जी, मैं अपने लिए पानी वाली सब्जी बना लेती हूँ, लेकिन मामा जी के लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। हाँ बहू, थोड़ी सी इज्जत मेरी भी रख लियो, वरना तो वो भी समझदार है, मुझे क्या ही बोलेगा, तू खुद ही खुद को बदनाम करवाएगी। ठीक है माँ जी, मैं समझ गई। किरण को पानी वाली सब्जी चावल के साथ खूब अच्छी लगती थी, लेकिन आज तो उसने अपने मामा ससुर के लिए कम पानी वाली मटर पनीर की सब्जी बनाई थी। बहू, तू शंकर को पनीर वाली सब्जी दे, उसे बहुत पसंद है। हाँ माँ जी, मैंने मटर पनीर के साथ पूरी और पुलाव भी बनाए हैं। अरे ईमा का है? अरे ये तो सूप लग रहा है। बहू, इस सूप भी हमको दे दो, वैसे हमको सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ अभी देती हूँ। इसे भी पता नहीं चला ये पानी वाली सब्जी, बेचारे को लग रहा है कि ये सूप है। मेरा भोला भाला भाई गांव का है ना। अरे इस सूप को तो भात के साथ भी खा सकते हैं, बड़ा ही टेस्टी जो है। और लीजिए ना मामा जी, मुझे पता था आपको मेरे हाथ की ये पानी वाली सब्जी बहुत पसंद आएगी, लेकिन माँ जी ने कहा कि नहीं, मेरे भाई को ये सब पसंद नहीं है। अरे बहू, गजब बनाए गजब, और ये भात के साथ खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। माँ जी तो कह रही थी ये नहीं खाएगा वो नहीं खाएगा, अच्छा अच्छा खाता है, वो भी होटल का। देखो तो पुलाव भी नहीं पता, इसको तो ये भात कह रहे हैं और पानी वाली सब्जी को सूप। सही है। माला को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये सब उसकी बहू जानबूझकर कर रही है,
अब अगली सुबह ही जब किरण शंकर और अपनी सास को चाय देने पहुंचती है, बहू शंकर से पूछ ले क्या खाएगा वही बना दे, और हाँ खाना हिसाब से ही बनाया कर। मटर पनीर की सब्जी अभी भी बची हुई है। माँ जी, मटर पनीर की सूखी सब्जी थी जिसमें पानी कम था, वरना मेरी ज्यादा पानी वाली सब्जी तो बची ही नहीं है। बहू, रात को जो बनाई थी ना पानी वाली सब्जी वही बना ले, वो हमको बहुत ही अच्छा लगा है। दीदी तू काहे नहीं खाती वो सब्जी? अरे बहुत ही हेल्दी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा उसका स्वाद बहुत मस्त होता है। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं आप मामा जी। ठीक है, मैं फिर आपके लिए वही पानी वाली सब्जी बना देती हूँ। माला भी अब अपनी बहू से परेशान थी कि घर में जो भी मेहमान आते उन्हें भी वो अपनी तरह ही बना लेती और उन्हें भी अपनी देसी पानी वाली सब्जी खाने को मजबूर कर देती। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। शंकर भी अपने घर जा चुका था और जाते जाते जो उसने किरण की पानी वाली सब्जी की तारीफ की थी, उससे तो किरण के पैर और भी जमीन पर नहीं टिकते। बहू हम बाजार जा रहे हैं, तुझे भी आना है तो आ सकती है। हाँ माँ जी, मुझे भी किचन के 2-4 सामान लेने थे, चलिए मैं भी चलती हूँ। अरे तुम दोनों तो मुझे भूल ही गए थे। अगर मैं अभी नहीं आती तो तुम दोनों सास बहू तो मुझे साथ में ले जाना ही भूल जाते। अब माला और विमला, किरण तीनों बाजार के लिए तो निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में विमला भंडारा होते हुए देखकर माला से कहती है, बाजार बाद में चलते हैं, पहले पेट पूजा कर ले थोड़ा सा। भंडारे की सब्जी मुझे बहुत पसंद है, तुझे क्या बताऊं माला। अरे चलिए ना विमला काकी, बहुत दिन हो गए भंडारे की पूरी सब्जी खाए हुए। चलो अब तुम दोनों का इतना मन कर रहा है तो खा लेते हैं, लेकिन ज्यादा समय मत लगा देना तुम दोनों खाने में, क्योंकि शाम पहले ही हो चुकी है। अब तीनों ही भंडारे में पहुंचते हैं और वहां अपने लिए पूरी सब्जी लेती है, लेकिन माला तो गर्मा गर्म पूरी सब्जी खाने लगती है, लेकिन किरण और विमला दोनों ही अपने अपनी सब्जी में पानी मिला लेती हैं। हे प्रभु, ये दोनों यहाँ भी मेरी बेइज्जती करवा रही है और इतनी अच्छी भली सब्जी में पानी डालकर उसका टेस्ट बिगाड़ने पर लगी हुई है। माँ जी क्या हुआ, क्या देख रही हो ऐसे? अरे आपको भी इतनी हैरानी हो रही है, जबकि आपको पता है कि मुझे और विमला काकी को पानी वाली सब्जी कितनी पसंद है। अरे तो भी थोड़ा सा पानी वाली सब्जी ले ले, एक नंबर की टेस्टी बनी है। अब माला दोनों को देखकर परेशान थी कि अच्छी भली सब्जी में दोनों ने पानी मिला लिया था। साथ में दोनों को जो भी देख रहा था वो उन दोनों का मजाक ही बना रहा था, लेकिन दोनों को किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। अब भंडारे खाने के बाद तीनों सब्जी लेने जाती हैं। अरे अम्मा, ये खराब प्याज कितने की दे रही हो? वैसे भी आपके प्याज किसी काम की तो नहीं लग रही। चलो दे दो, ये सारे प्याज मुझे ही दे दो। बहू इसका तो क्या करेगी, ये कुछ ज्यादा ही नहीं है, ये तो खराब हो जाएगी। अरे विमला काकी, इसे ही तो मैं पानी वाली सब्जी में उबाल देती हूँ, सड़ा गला कुछ भी पता नहीं चलता है। आपको भी कभी आया स्वाद? माँ जी तो खाती ही नहीं है। इसका मतलब तेरी पानी वाली सब्जी तू सड़े गले सब्जी से बनाती है? हाँ विमला काकी, वैसे कुछ भी कहो, सड़े गली सब्जी डालने के बाद तो मेरी सब्जी में जो स्वाद आता है ना, वो अच्छी सब्जी में भी नहीं आ पाता है। अरे नहीं नहीं बहू, अब नहीं, मैं नहीं आऊंगी अब तुझसे पानी वाली सब्जी मांगने। किरण की पानी वाली सब्जी खाने की आदत तो नहीं जाती, लेकिन विमला को जब ये पता चलता है कि माला की बहू पानी वाली सब्जी कैसे बनाती है, तो उस दिन से ना तो वो पानी वाली सब्जी खाती, ना उस दिन के बाद से कभी माला की बहू किरण से पानी वाली सब्जी मांगने को आती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।